सरस्वती वंदना समझ में आ रही थी या कुछ तो फालतू में ही सिर हिला रहे। समझ में तो अपने भी नहीं आ रही थी। सही सही बताओ, अपन ठहरे हास्य के कभी इतने भयंकर भयंकर शब्द अपने पल्ले नहीं पड़ते। ये वरदान दे, अवदान दे, पता नहीं क्या क्या, नवरस नवगति नव, ये अपने पल्ले नहीं पड़ते। अपनी स्टाइल अलग है सरस्वती वंदना करने की। अगर मेरी वंदना आपके मन से मिल जाए तो एक बार शुरू से लेकर आखिर तक के श्रोता एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करके इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की ऊर्जा देना। नहीं, पहले सुन तो लो, एडवांस में पेमेंट मत करो। ग्रासिम वाले सर बैठे, इनसे पूछ लो एडवांस में, जहां जहां पेमेंट किया वहां काम नहीं हुआ। तो मैं मां से मांगता हूं दो पंक्तियों में, और मेरी बात अगर आपके मन से मिल जाए तो एक बार तालियों की ऊर्जा मुझे देना इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए। कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, अरे शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, और भ्रष्ट भ्रष्ट नेताओं को खाजा शेरा वाली। मजा आया? पीछे का मोहल्ला अभी भी थोड़ा कम जागरूक है। जो चाहिए वो मांगो ना यार, आज की डेट में इससे अच्छी वंदना नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूं सर। और हमारे मंत्री जी सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे मंत्री जी हैं, वित्त विभाग, अभी इनके पास में सांसद जी बैठे हैं। लेकिन एक व्यंग की एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई जब यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित की जा रही थी। व्यंग का विद्यार्थियों, तो एक पंक्ति में व्यंग आप तक पहुंचाता हूँ, देखना। आपके मंत्री जी ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद में एसपी साहब के हाथ में जब मोमबत्ती आई तो उन्होंने उसको बुझा दिया। बस यहीं से एक पंक्ति का व्यंग आप देखना कि राजनीति, आज तक आपने यही देखा कि राजनीति इस देश में आग लगाने का काम करती है, लेकिन पुलिस वाले जब पहुंचते हैं तो उस आग को बुझा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सरस्वती वंदना। वाकई में आज जो चाहिए वो मांगो, फालतू का टेंशन नहीं लेना। थोड़े दिन पहले अभी आपने देखा वो इलाहाबाद में इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतना बड़ा कुंभ हुआ। वहां पर हम लोग गए तो वो संजय जी हिंदुस्तान अखबार वाले वहां पे मुझे मिल गए कुंभ में। मेरे से कहने लगे, यार अटपटू जब थोड़ी भीड़ कम होगी तो अपन नहाने के लिए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद में शाम को अपन ने देखा भीड़ थोड़ी कम हो गई, तो अपन दोनों के दोनों ने पूरे कपड़े उतारे, एक तौलिया लपेटा, दोनों नदी के अंदर। जैसे ही गंगा जी के अंदर पहुंचे तो संजय जी ने मेरे से कहा, अटपटू जी गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पानी के अंदर आते ही तौलिया कहां निकल के चला गया, पता ही नहीं चल रहा है, क्या करूं? मैंने कहा एक काम करो, पानी के अंदर ही अंदर एक नंबर की घाट की तरफ से बाहर निकल जाना। बोले क्यों, वहां कोई देखेगा नहीं क्या? मैंने कहा वो घाट नागा साधुओं के लिए ही बना है। बहुत दिक्कत हो जाती है सर, क्या करें हम लोगों के साथ में। ये मेरा तो कलर ऐसी आप देख रहे हो, बड़ा ये लाइट वाइट जो इतनी एक्स्ट्रा लाइट लगाई मेरे लिए लगाई है। सही बता रहा हूँ, कवित्री जितना मेकअप नहीं करती उससे ज्यादा मुझे करना पड़ता है, तब स्टेज पे आने के लायक होता हूँ मैं। अभी वो थोड़े दिन पहले एक राम यात्रा में चला गया मैं। राम यात्रा में चित्रकूट से अयोध्या हमने राम यात्रा की। वहां पे वो तृप्ति शाक्या मुझे मिल गई, बड़ी सुंदर सी एकदम गोरी सी गट्ट गायिका दिखती है। उसको देख के मेरे मन में लालच जागा। मैंने फोटोग्राफर को सेट किया, मैंने कहा मैडम के साथ एक मेरी फोटो खींच दे। कैमरामैन बेचारा 10 मिनट तक के कैमरा सेट करता रहा, फिर मेरे पास में आया। बोले भाई साहब सेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या सेट नहीं हो रहा है? बोले ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो तृप्ति जी दिखाई नहीं देती, ब्राइटनेस कम करता हूं तो तुम दिखाई नहीं देते। मेरे साथ बहुत दिक्कत है सर, इसलिए तब से मैंने एक सूत्र बांध रखा है कि चेहरे वेहरे पे चमक तो आनी नहीं, कम से कम कपड़ा तो चमकीला पहन के चलो, यहां तो शाइनिंग रहे। पिछले दिनों आपने देखा कोरोना इतना भयानक समय था सर, सारे लोग मुंह पे वो लगा के घूमते थे मास्क। जिसके चेहरे पे देखो उसके चेहरे पे मास्क लगा रहता था। मैं भी घर पे मास्क लगा के बैठा था, और यकीन से बताऊं कि सबसे ज्यादा नुकसान ना मास्क के कारण कॉलेज के छोरे छोरियों का हुआ, पता ही नहीं चलता था अपनी वाली है कि दूसरी। मैं भी घर पे मास्क लगा के बैठा था, पत्नी ने चाय बनाई, छन्नी नहीं मिली, बिना छाने ही चाय टिका दी। मैंने कहा भगवान छान तो दे। बोली ये तो लगा रखा है, ऐसे ही पी ले, छन जाएगी। कोरोना की भी अपनी बड़ी मस्ती थी।
हम कवियों के काम धंधे ठप हो गए थे। तभी मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले दिल्ली से खबर आई है, दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है, वहां पे कवियों को नौकरी दी जाएगी। मैं भी एक अपने दोस्त के साथ में चला गया दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए। मेरे दोस्त का नंबर पहले आया, मैंने उसको पकड़ के पूछा, मैंने अंदर क्या क्या पूछ रही है तो बता। उसने कहा कि बोले पहला सवाल ये पूछते हैं अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, तू बता देना नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। दूसरा सवाल ये पूछते हैं अपने देश को आजादी कब मिली, तू बता देना 1857 से प्रयास चल रहा था, 1947 में सफलता मिली। और तीसरा सवाल ये करते हैं कि चांद पे जीवन है क्या, तो तू ये बता देना कि वैज्ञानिकों का तो यही मत है, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। अब जल्दी जल्दी में सर मैंने उत्तर सारे के सारे रट लिए, क्वेश्चन सारे के सारे भूल गया। जैसे ही अंदर गया, जाते ही उसने पहला सवाल दागा, मैं ऐसे ही हड़बड़ाया हुआ था। उसने अंदर जाते ही पहला सवाल दागा, बोले तुम्हारा नाम? मैंने कहा नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ना दाढ़ी न मूछ न 56 इंची सीना, नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने अगला सवाल किया, बोले कब पैदा हुआ था? अपन ने रट्टा मारा था। मैंने कहा 1857 से प्रयास चल रहा था सर, 1947 में सफलता मिली। उसको और तेज गुस्सा आया, बोले पागल है क्या? मैंने कहा जी वैज्ञानिकों का तो यही मत है, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। ये चीजें बड़ी दिक्कत हो जाती है सर। आप जब मुस्कुराते हो ना, तो ईमान से कह रहा हूं कि बहुत अच्छा लगता है। पीछे के चेहरे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अंधेरे में बैठे हैं, ताली बजा भी नहीं रहे कि ये भी पता नहीं चल रहा है। आप थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ये बीच में जो स्थान रिक्त है ना, इसको भर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। और मैंने तो सर पूरे साबुन क्रीम सब कुछ यूज करके देख लिया, चेहरे का मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि आयोजक मेरे बड़े अच्छे मिले, जब भी मैं जाता था तो 5000 एक्स्ट्रा देते थे, बोले चेहरे का कुछ डेंटिंग पेंटिंग अगले टाइम करा के आना। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब मैं समझ गया कि दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी, ऐसा कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो चेहरे का कलर गोरा कर सके। लेकिन केवल एक क्रीम है जो आपके चेहरे को बहुत सुंदर बना देती है, वो है मुस्कुराहट की क्रीम, हंसी की क्रीम। तो हमेशा हंसते रहना, मस्ती में रहना। और दावे के साथ में मैं आपसे कहता हूं कि जितना आप हंसोगे ना, डॉक्टर की दवाई उतनी कम खानी पड़ेगी। और एक बात और ज्ञान की मैंने पढ़ रखी है कि जो आदमी हमेशा हंसता रहता है और दूसरों को हंसाता रहता है, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाता है। नहीं, पहले पूरी बात सुनो कि जो आदमी हमेशा हंसता रहता है और दूसरों को हंसाता रहता है, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाता, क्योंकि वो जहां जाता है स्वर्ग वहीं आ जाता है। इसलिए हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इस हंसते मुस्कुराते पलामू को प्रणाम करता हूं। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। समय बहुत हो चुका है और इस कवि सम्मेलन को मैं एक बड़े कवि से प्रारंभ करना चाहता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के रूप में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी बैठे हैं। मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। सांसद जी, एक कवि को तो सुन के जाइए, बोहनी तो ठीक हो जाए। हम कभी भी इसी चक्कर में सर आप लोग होकर के इतनी ऊर्जा लगा रहे हैं। एक कवि को सुन के जाइए कम से कम, तो हमको भी अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। वैसे भी अब उधर जाके करना क्या है, जो होना था तो हो ही लिया। आइए, हालांकि ये उनका क्रम नहीं है, लेकिन आप इतने जिंदा दिल लोग हैं, इतना बढ़िया सुनते हैं, इतने प्यार से बैठे हैं। मैं सीधे सीधे उस बड़े हस्ताक्षर को बुलाना चाहता हूं जिसने बहुत कम समय में पूरे देश में YouTube, इंटरनेट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से पूरे देश के दिलों तक पहुंचने का जिस युवा ने काम किया। मॉरिशस की धरती से भारत की धरती पर हजारों सैकड़ों युवा जिसे रील्स के माध्यम से सुनते हैं और देखते हैं, जिनकी दीवानगी देखते ही बनती है। जब वो कॉलेजों में जाते हैं तो युवा उनको कैसे झूम के सुनते हैं। मैं चाहता हूं आज सारी परंपराओं को तोड़ते हुए मैं उस बड़े हस्ताक्षर से इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं भाई स्वयं श्रीवास्तव से इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूं, लेकिन स्वयं को बुलाने के लिए इतनी छोटी तालियों से स्वयं को नहीं बुलाया जाता। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए और जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनको आवाज दीजिए, भाई स्वयं श्रीवास्तव।